धुल के अच्छे से रखा है। मैं कट कर लूँगी। मैंने कट कर लिया है यहाँ पे साग, यहाँ पे टमाटर 1 और मिर्चा स्वाद अनुसार, आलू 1 बड़े साइज। तड़का के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मगराइल और लहसुन। तेल डाल दूँगी। कढ़ाई यहाँ पे गरम हो गए हैं। 4 स्पून तक मैं तेल डाल रही हूँ यहाँ पे। तेल गरम हो चुके हैं। मैं अब मगराइल जो काला जीरा है मैं डाल दे रही हूँ। अब डालूँगी लहसुन। लहसुन को ब्राउन करूँगी अच्छे से। अब डाल रही हूँ आलू। आलू को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ मैं ऑयल में। बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। मैं नमक डाल रही हूँ 1 स्पून। अब डालूँगी हल्दी 1 स्पून। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिक्स कर लेते हैं और फ्राई करेंगे इसको अच्छे से। ऐसे ही टेस्टी रेसिपी एंड हेल्दी रेसिपी के लिए जुड़े रहिए लाभ किचन के साथ। मैं डाल रही हूँ टमाटर और मिर्चा जो मैंने काट के रखा था। अब इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे आलू के साथ और अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट के बाद ऐसे हो गए हैं। 1 मिनट और। अब 1 मिनट होने के बाद देखिए कितने अच्छे से हो गए। मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी यहाँ पे। फिर करूँगी मैं मिक्स। यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे पानी सूखने के बाद हम लोग डाल रहे हैं अब साग। साग मैं पूरा डाल दूँगी। पूरा साग हम लोगों का यहाँ पे डालना हो गया। अब मैं करूँगी मिक्स्ड। बहुत अच्छे से मिक्स्ड कर लेते हैं। मिक्स्ड होने के बाद हम लोग इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में हम लोग ढक देंगे। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पूरा हो गया है कि नहीं। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे साग बहुत ही अच्छे से नरम हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। इसको मैं 2 मिनट तक और ऐसे फ्राई करूँगी। 2 मिनट। इसमें मैंने ज़्यादा कोई मसाला नहीं, इसमें ना ज़्यादा ऑयल है। ये हेल्दी बहुत है। इसमें आप अगर एकदम छोटे बच्चे को भी खिला सकते हो। मिर्चा ना डाल के आप छोटे बच्चे को भी खिला सकते हो। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोगों के बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्ग सबको। अब यहाँ पे हो गए हैं। अब हम लोग गैस बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब सर्विंग प्लेट में हम लोग सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना और जुड़े रहिए टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के लिए लव किचन चैनल के साथ। टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज के वीडियो में आप देख रहे हो कि बहुत सारा गेहूँ कैसे साफ करें सिंपल तरीके से। अब उसमें हो ढेर सारे कंकड़ या फिर हो कीड़े। तो यहाँ पे मैंने कंकड़ वाले और कीड़े वाले दोनों ही गेहूँ साफ करना मैं दिखाऊंगी, वो भी झटापट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे घुन यानी कि कीड़े लगे हुए गेहूँ हैं, लेकिन आज साफ करेंगे बहुत ही झटापट और कुछ हटके नए तरीके से। तो यहाँ पे मैं गेहूँ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बड़े से प्लेट में साफ कर लिया है और कितना ज़्यादा धूल मिट्टी साफ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से कैसे मैंने किया है बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से आप चाहे कितना भी सारे गेहूँ हो साफ कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब गेहूँ साफ करने की बात आते हैं तो इस तरीके से पहले तो सूप मेकर किए जाते हैं। सूप में फटक के पूरा जितना भी कंकड़ है और जो भी गंदगी रहते हैं उसे निकाले जाते हैं। इस तरीके से तो आप सभी को पता होंगे कि घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स लोग होंगे ऐसी तरीके से इसी तरीके से सदियों से करते आए हैं। लेकिन आज हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे कुछ दूसरे तरीके से गेहूँ को करेंगे साफ। गेहूँ साफ करने के लिए दूसरा तरीका जो बहुत ही बेस्ट और फेमस है, इस तरीके से एक छन्ना से। तो इस तरीके से जितना भी छोटे कंकड़ और छोटे छोटे जो खराब वाले गेहूँ है वो आराम से निकल जाते हैं। कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग अगर जिनके भी घर में हमेशा ही गेहूँ बनते हैं तो ये वाले छन्ना ज़रूर होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक सफ़ेद यहाँ पे एक कागज़ के ऊपर ही मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि जितने भी बारीक से बारीक जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी निकल जाए। और इस तरीके से कर लेने से ना जो घुन होते हैं वो आप देख रहे हो, जो छोटे छोटे कीड़े हैं और जो छोटे छोटे बाजरी है कीड़ा है वो जो भी कंकड़ है और ख़ास करके धूल, जितना भी धूल है वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर आप देख रहे हो डंठल, ये सब हमें साफ़ नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो क्यों, वो मैं बताती रहूँगी आगे आपको वीडियो में। तो
तो यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद कलर का प्लेट में ले लिया है। सफ़ेद कलर का प्लेट में लेने से जितना भी कंकर है वो हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा कंकर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंकर है। तो इस तरीके से एक बार साफ़ कर ले रही हूँ और एक बार साफ़ कर लेने के बाद फिर से दोबारा एक बार साफ़ कर लूँगी, ताकि कोई चांस ही ना रहे इसमें कंकर रहने की। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से गेहूँ साफ़ करते हैं, उसमें अगर एक भी कंकर रह जाए तो वो आटा में मिल जाते हैं और पूरा आटा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार साफ़ कर लिया है, तो मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूँ। तो इसी तरीके से कर लेंगे और जितना भी यहाँ पे हल्का फुल्का जो भूसी है और जो डंठल है उसे हमें नहीं निकालना है। तो इस तरीके, क्योंकि उसे भी बिन बिन के निकालने जाएंगे तब तो पूरा दिन में भी हम लोग साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी कंकर है, आप देख रहे हो कितना सारा मिट्टी का कंकर हमें इस तरीके से जल्दी ही मिल चुके हैं। तो ये प्लेट से मैं अलग करके दिखा रही हूँ। अब दूसरा तरीका और एक क्या है वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने स्टील वाला एक छलनी कह सकते हो या फिर छन्ना, जो भी आप कहते होंगे। तो इस तरीके से हर घर में रहते ही है। तो आपके पास अगर वो वाले जो लोहे वाले थे गेहूँ साफ़ करने वाला छन्ना वो ना हो तो आप इससे भी कर सकते हो। इससे और उसमें ज़्यादा डिफरेंस है में नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा कंकर निकल जाते हैं और इसमें तो हल्का सा कम, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएंगे। उतना ही अच्छे से यहाँ पे आप देख रहे हो और सफ़ेद कागज़ के ऊपर गिरते जा रहे हैं और हाथ में से ऊपर में जितना आ रहे हैं इसे निकाल लेंगे और बस हमें कंकर ही साफ़ कर लेना है। तो इसी तरीके से एक बार और चाल के सेम प्रोसेस में एक प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो बहुत ही आराम से निकाल जाते हैं। तो इसके लिए इस तरीके से आप करोगे ना तो अलग से धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर कीड़ा पड़ जाए तो इस तरीके से मैं अब बड़े से एक प्लेट में लेके दिखा रही हूँ। तो आप अगर बहुत सारे गेहूँ साफ़ कर रहे हो इस तरीके से बड़े वाले थाली या फिर प्लेट, या फिर आप सफ़ेद कलर का बोरी में भी आप बिछा के उससे निकाल सकते हो या फिर कपड़ा में। तो इस तरीके से इसे भी सेम प्रोसेस से साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से जो भूसी और डंठल है इसे आप टेबल फैन चला के उड़ा भी सकते हो, तो उससे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो लोहे वाले जिससे हम लोग आटा चालते हैं, ये वाले जो छोटे से छन्नी होते हैं ये हर घर में अवेलेबल होते ही है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो। लेकिन इस छोटे वाले छन्नी से बस धूल और एकदम बारीक छोटे छोटे ही कंकर होंगे, वही निकलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो बहुत बड़े कंकर इसमें से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो जितने भी मैंने बड़े वाले छन्ना दिखाया वो नहीं होंगे, ये प्रोसेस आपके काम आएंगे, क्योंकि धूल निकल जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी कम खर्चा होंगे। तो इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे और इसे भी बीन के मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें जो कंकर है उसे हमने अभी तक जितना भी प्रोसेस किया, और आप अगर जैसे पुराने टाइम में जैसे किए करते थे, सूप में फटक लेते थे, उस तरफ से भी करने से थोड़ा बहुत कंकर और जितना भी डंठल है और हल्का फुल्का भूसी है वो निकल जाते हैं। लेकिन हाथ से इसी तरीके से हमें हर प्रोसेस में कंकर निकालना ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी सुविधा है उस तरीके से आप निकाल लीजिए और कंकर थोड़ा सा ढूंढ लीजिए ताकि एकदम कंकर कोई भी ना रहे। तो इस तरीके से मैं साफ़ कर ले रही। तो इसी तरीके से साफ़ करके मैं बिना धुले ही एक कंटेनर में यानी कि बड़े से डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ, और जब मुझे धुलना पड़ते हैं तो मैं उसी टाइम निकाल के धुल लेती हूँ। लेकिन अगर आपको गर्मी के टाइम में धुल के रखना है तो आप धुल के भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छे से 4-5 दिन कड़क धूप में रखिए, फिर उसके बाद आप एक डिब्बा में भर के रख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं सारे जितने हैं सूप में से ही कर रही हूँ कि सूप में मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी रखते हैं। तो इसी तरीके से मैं साफ़ करके बिन ले रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप धुल के रख सकते हो, लेकिन आप धुलने के बाद उसमें कोई भी दवाई मत डालना कीड़ा भगाने के लिए। अगर आपको रखना है तो इसी तरीके से आप बिना धुले वाले रखिए। उसके अंदर आप जो होते हैं कोई भी दवाई आप डालना चाहते हो या फिर नीम के पत्ती, वो भी आप रख सकते हो, तो ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इस तरीके से बंद कर दे रही हूँ। तो अभी मैं धुल के भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टब में पानी भर रही हूँ और यहाँ पे मैं 15 किलो ही धुल रही हूँ। मैं सारा गेहूँ अभी एक साथ में नहीं धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े के बैग में लाई हूँ, आप बोरी में भी ला सकते हो। तो इसी तरीके से सारी यानी कि 15 किलो गेहूँ मैं डाल दे रही हूँ पानी के अंदर। तो अभी डालने के बाद ही एक बार इसमें फिर से पानी चला दे रही हूँ ऊपर से भी। और पानी यहाँ पे आधा कप भर जाने के बाद जैसे ही मैं
हाथों से एक बार चला रही हूँ तो आप देख रहे हो ऊपर सारा जितना भी भूसी और डंठल था वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से ना मैं निकाल ले रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नज़दीक से। तो मैं एक मग में ले रही हूँ भूसी को बिना बीने और बिना उसे सूप से फटक के इसी तरीके से पानी में या फिर आप टेबल फैन में ही उड़ा के जल्दी से निकाल सकते हो। यही दोनों तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे धुल के ही आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से धुलने के लिए लगभग 4 से 5 बार आपको पानी चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मसलते हुए कस के गेहूँ को रगड़ते हुए धुलेंगे ताकि गेहूँ के अंदर साइड में जितना भी चिपका हुआ धूल मिट्टी है वो भी एकदम अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। तो इसी तरीके से मैं 3 से 4 बार मैं पानी चेंज कर लूँगी और जैसे जैसे जितना भी पानी के अंदर इसे धुलते जाएंगे उतना ही ऊपर से आप भूसी निकालते जाएंगे और डंठल भी, और साथ में जो जितना भी छोटे छोटे गेहूँ आप देख रहे हो जो पानी के साथ बह के निकल जा रहे हैं वो अच्छे गेहूँ के दाना नहीं है, इसीलिए वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो जो ऊपर तैरने लगते हैं वो अच्छा सीड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उसे निकालने में आप डरिए मत कि बहुत सारा गेहूँ यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे सूप से भी फटकते हो तो देखना जो छोटे वाले हैं जो ख़राब वाले दाने होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं 4 से 5 बार धुल ले रही हूँ। इसके सेम प्रोसेस से बार बार मैं यानी कि 4 बार मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। आपको अगर लगे फिर भी भूसी है तो आप 5 बार धुल लीजिए। 5 बार धुलने के बाद उसके बाद बिल्कुल ही गंदा नहीं रहते हैं। और गेहूँ जब आप धुल रहे हो तो एक बार गेहूँ हाथ में नीचे डाल के आप देख सकते हो कि नीचे थोड़ा सा भी गंदा आपको लग रहा है कि नहीं। अगर नीचे गंदा का एहसास हो तो आप 4 बार और धुल लीजिए, 1-2 बार। लेकिन यहाँ पे मैं जितनी भी बार धुलती हूँ 5 बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, 4 बार में एकदम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बार हो चुके हैं और अभी आप देख रहे हो भूसी और गंदा बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने धुल लिया है। अब आ गई हूँ मैं छत पे मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दिया है और इसमें अब डाल दे रही हूँ गेहूँ। तो मैं इसी तरीके से मैं टब में ही लेके आई हूँ। आप चाहे तो आपके पास बड़े से टोकरी यानी जो बड़े बड़े टोकरी होते हैं उसमें आप रख सकते हो ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। और तो इस तरीके से मैं हाथों से फैला दे रही हूँ दूर दूर तक ताकि ये गेहूँ बहुत ही जल्दी सूख सके। तो यहाँ पे मैं कड़क धूप में 3 दिन तक गेहूँ को सुखा लूँगी। तो कड़क धूप में 3 दिन तक, अगर धूप थोड़ा हल्का है तो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। तो 3 से 4 दिन तक सुखाने से बहुत ही अच्छा आटा पीस के तैयार होते हैं और वो रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं 3 दिन तक सुखा रही हूँ और 1-2 बार ना इसे अलट पलट के हाथ ताकि जो नीचे वाला गेहूँ है ऊपर आ जाए और एकदम बराबर अच्छे तरीके से सूख जाए। तो मैं आपको फिर से 3 दिन बाद मैं दिखा रही हूँ सूखने के बाद। तो यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और गेहूँ एकदम अच्छे से सूख चुके हैं। कितना अच्छे से सूखा है और कितना ज़्यादा साफ़ है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं फिर से एक प्लेट में लेके आपको दिखा रही हूँ कि ये गेहूँ कितना ज़्यादा साफ़ है और ये कितना ज़्यादा करेरा यहाँ पे धूप लगा है, इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हो। इस तरीके से आटा पिसाने के बाद अगर आप आटा महीना भर भी रखेंगे तो बिल्कुल ही कीड़ा नहीं पड़ेंगे और खाने में बहुत ही लगेंगे रोटी टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कौन सा ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और आपके घर में किस तरीके से गेहूं को साफ़ किए जाते हैं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अभी तुरंत लाभ किचन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, एक लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कोई रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। ये देखो, ये बन रहा है व्हाइट सॉस पास्ता। क्रीमी है, चीज़ी है और यम्मी, जो मुंह में जाते ही घुल मिल जाएगा, ऐसा बनाया है आज ये व्हाइट सॉस पास्ता। तो देख लेते हैं बिना देर किए झटपट ये व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बारीकी से मैंने समझाया है। आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। 250 ग्राम मैंने पास्ता ले लिया है। इसे बहुत लोग मैक्रोनी भी कहते हैं। आप लोग किसी भी शेप के पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बॉईल कर लेना है, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल के हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अब जैसे ही बॉयल आ जाए तब हम लोग पास्ता को डालेंगे और उबाल लेंगे। 2-3 उबाल आने तक उबालना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार स्पैचुला से चला देना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाते हैं। जब भी पास्ता बॉयल करें तो ज़्यादा पानी में बॉयल करने से चिपकता कम है।
तो अभी 2 उबाल आने के बाद मैं चेक कर रही हूँ और कट करके दिखा रही हूँ कितना हम लोगों को इस मैक्रोनी को बॉयल करना है। अभी ये 80% हुआ है, पूरा कुक नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को उतार देना है, नहीं तो मैशी मैशी हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इसे धुल लेते हैं और इसे धुल के इतना ठंडा करना है ताकि ये थोड़ा सा भी गर्म ना रहे और ये कुक होना बंद हो जाए, नहीं तो ना एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें ना ही बॉयल करते टाइम ऑयल डालना है और ना ही धुल के, जैसे हम लोग नॉर्मली मैक्रोनी बनाते हैं तो बहुत टाइम ना चिपके, इसके लिए हम लोग ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है व्हाइट सॉस में। अब आप लोग सोच रहे हो क्यों नहीं लगाना है, व्हाइट सॉस का कोटिंग नहीं बन पाते हैं अगर ऑयल लगा देते हैं तो। एक पैन में रिफाइंड ऑयल डाल के मैंने यहाँ लहसुन का कलिया 5-6 ले लिया है, बहुत ही बारीकी से चॉप कर लिया है। 30 सेकेंड तक हम लोगों को इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन होने से पहले ही इसे हम लोग डाल देंगे प्याज। एक बड़ी साइज प्याज को मैंने ऐसे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो अभी इसे भी थोड़ा सा नरम होने देते हैं। अब मैं बॉयल किया हुआ गाजर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बॉयल कर ले क्योंकि गाजर नरम होने में टाइम लगता है। अब नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और नमक क्योंकि पास्ता में भी डाला था इसलिए ये ध्यान रखते हुए, बट नमक तो स्वाद अनुसार है। अब डाल रही हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम भी ऐसे ही टुकड़ों में काट लिया है मैंने। और इस जो भी डाला वेजिटेबल, इसमें से आप लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर दे, जो भी पसंद है उसे ऐड कर ले। बस ये वेजिटेबल नरम हो जाए उतना देर तक हम लोगों को इसे कुक कर लेना है बहुत ही अच्छे से। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 चम्मच बड़े चम्मच का बटर और 5 चम्मच मैदा। क्वांटिटी एकदम सेम रहना चाहिए बटर और मैदा का। मैदा यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आप चाहे तो बटर ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो मैदा ज़्यादा होगा बटर कम होगा तो मैदा मैदा फ्लेवर आ जाएगा। गैस को स्लो फ्लेम में रखते हुए इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। अब कितना देर तक भूनना है, इसे लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है, ये भूनते रहना है 2 से 3 मिनट तक। और सबसे पहली बात, इसका जो फ्लेवर आएंगे, जो स्मेल आएंगे, उसी से हम लोगों को पता चल जाएगा, बटर का एक धीमी धीमी से खुशबू आएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये बटर और मैदा बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। तो ये अभी बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और नीचे चिपक सकता है क्योंकि ये तो नॉन स्टिक है तो नहीं चिपक रहा है। और इसे चलाना बंद नहीं करना है, लगातार चलाते रहना है। अब हम लोग इसमें डालेंगे दूध डालते टाइम गैस को बिल्कुल ऑफ कर ले और दूध डाले, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाले और मैदा और बटर के साथ मिक्स करते जाए। एक साथ में दूध डाल देने से मिक्स्ड नहीं हो पाएगा और वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इसको ध्यान रखते हुए बहुत ही स्पीड से हाथ चलाते हुए हम लोगों को इसे मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो बन जाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता, वो बना के जो खुशी मिलेंगे कि पहली बार बनाया और पहली बार इतना अच्छा बना, तो उसके लिए ये मेहनत कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड हो चुके हैं। अब कैसे पता चले कि कितना पतला करना है? मिक्स्ड होने के बाद स्पैचुला से जैसे ही उठाते हैं तो तुरंत गिर जाते हैं, इतना पतला हम लोगों को करना है। इससे ना ही ज़्यादा पतला होना है ना ही गाढ़ा। गैस को चला देना है अभी इस टाइम, और ये गैस चलाते ही बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगते हैं, बार बार चलाते रहना है। और जो वेजिटेबल हम लोगों ने शैलो फ्राई किया था वो अभी इस टाइम डाल दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ताकि ये व्हाइट सॉस में जाके भी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए कैप्सिकम और अनियन। अभी हम लोग डालेंगे पास्ता जो बॉयल करके रखा था, और आप लोग देखेंगे एक भी पास्ता एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है। ऑयल भी नहीं लगाया तब भी, क्योंकि इसे हम लोगों ने 80% कुक किया था, पूरा कुक नहीं किया था। दूध हम लोगों ने आधा लीटर इसमें यूज़ किया है, उस आधा लीटर में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अभी डालेंगे। अगर तभी डाल देती तो ये सूख गया होता और ये जो पास्ता के अंदर अभी ना ये सॉस गया नहीं है, अंदर तक पहुंचा नहीं है, अभी दूध डालने से पहुंच गया। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाल के ही बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, कैसे पता होगा कि ये व्हाइट सॉस एकदम कोटिंग अच्छे से हुआ है पास्ता के ऊपर? तो वो मैं बता रही हूँ। उसके पहले मैंने चीज़ डाला, यहाँ पे चीज़ आप लोग ज़्यादा कर दे सकते हो, इसमें और भी ज़्यादा ग्रेट करके डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी घुल मिल जाने वाले हैं चीज़ ये पास्ता के साथ। अब मैंने बताया कि कैसे पता करें, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। एक स्पून ले और स्पून कैसे अंदर डाले और स्पून के ऊपर ये कोटिंग हुआ है, तो मतलब पास्ता के ऊपर बहुत ही अच्छे से परफेक्टली कोटिंग हुआ है और एक एक पास्ता के ऊपर ये सॉस एकदम कोट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी और यम्मी बन के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे।
नहीं जाना पड़ेगा बाहर व्हाइट सॉस पास्ता खाने के लिए, घर पे ही बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स में यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ। और अब डालूंगी मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़ ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये टेस्टी सा यम्मी सा व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कुछ और रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं एक नया कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कि देसी स्टाइल में मटका मटन आजकल पूरे देश में बनाए जाते हैं। और मटका मटन नॉन वेज में एक ऐसा रेसिपी है जो हर कोई बहुत ही पसंद करते हैं। और जो भी रेस्टोरेंट या फिर ढाबा के सामने ये मटका मटन बनते हैं, कोई मजाल है कि आप इसके सामने से चले जाओ और आपको इसका महक से खाने का मन ना करे। तो चलिए बनाते हैं आज मटका मटन घर पे ही, जिससे कि जब भी आपको मटका मटन खाने की मन करे तो आप घर पे ही बना सको। तो यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम मटन, और मटन को पहले मैंने धुल के रख लिया है। पहले मैं आपको मटका दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मिट्टी के बर्तन की ये मटका, इसे हांडी भी कहते हैं, तो मैंने लिया है। अब इसमें भी ना फूटने का बहुत चांस रहते हैं, तो इसलिए जो छोटा सा टिप्स मैं बता रही हूँ इसे भी फॉलो करिए तो नहीं फूटेंगे। मैंने मटका जब लाया, रात में मैंने लाया था, रात में मैंने धुल दिया था। धुलने के बाद कुछ देर तक पानी भर के रखा, जिससे कि ये छेद है या नहीं पता चल सके। फिर दूसरे दिन मैंने पूरा दिन भर के लिए धूप में सुखा लिया था, जिससे कि अच्छे से सूख चुके थे। इस तरीके से सुखा लेने से ना हांडी जल्दी से फूटते नहीं हैं। आप गैस में भी पकाओगे तो फूटने का चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब मटन के अंदर सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। यार यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ। 1.5 इंच अदरक और एक साबुत बड़े साइज का लहसुन की पूरा कलिया मैंने डाला है। मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और करीब आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पेस्ट। और ये मिर्च ना कच्चा ही है, लेकिन मैंने लाल वाला लिया है। और साथ में एक मीडियम साइज का प्याज भी पेस्ट कर लिया है। अब डाल दे रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर। 1 चम्मच भर के डाल दे रही हूँ धनिया के पाउडर। और एकदम बेहतरीन कलर आने के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ 2 चम्मच। अब इसमें मैं कुछ सूखे मिर्चे डाल दे रही हूँ 4 से 5, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें सरसों का तेल। और ये तेल ना मैंने पहले से ही थोड़ा सा गर्म कर लिया था। थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे, लगभग 1/4 कप तक। अब इस तरीके से हाथों से ही मैरिनेट करेंगे। अगर आपको मिर्चों से हाथ जलते हैं तो आप यहाँ पे स्पून से कर सकते हो, या फिर हाथ में ना थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के भी मिला सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से ही मिलाऊंगी, क्योंकि हाथ से मिलाने से ना एकदम पूरा मटन के अंदर मसाला एकदम अच्छे से कोट हो जाएंगे। अब देखिए सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था पहले ही। गरम करने के बाद ना तेल में से एक महक आते हैं, वो थोड़ा सा हट जाए, उसके बाद तेल ठंडा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी गरम नहीं करेंगे तो वो स्लो फ्लेम में पकेंगे ना, तो उसमें तेल का एक महक आएंगे। तो इसलिए तेल हल्का सा गरम कर लीजिए। तो इस तरीके से मैरिनेट करना हमारा हो चुके हैं। अब मैंने लिया है मटका, और मटका में जो बाकी का सरसों का तेल था गरम किया हुआ, वही मैं डाल दे रही हूँ। और पूरा रेसिपी में लगभग हाफ कप तक हमें तेल लगा है। अब इस तरीके से ना चारों तरफ थोड़ा सा लगा लेंगे, जिससे कि चिपकेंगे नहीं। अब मैरिनेट किया हुआ मटन हम इस तरीके से डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मटन बहुत ही पसंद आते हैं और आप बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हो, तो अभी तुरंत कर लीजिए लव किचन चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके से ना हर रोज़ टेस्टी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जो मसाला लगा था उसमें ही मैंने डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी डाल दे रही हूँ। तो ये पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी आप नहीं डाल के पकाएंगे तो वो नीचे से चिपक जाएंगे और एकदम जला हुआ फ्लेवर आएंगे। अब ऊपर से मैं 2 साबुत लहसुन डाल दे रही हूँ। लहसुन के बिना मटका मटन बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहेंगे और पानी डाले हैं तो इसलिए जलेंगे नहीं। तो ये देखिए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ,
तो इसलिए मैंने ईंट से ही चूल्हा बना लिया है और कुछ देर तक ना आग जला लिया है जिससे कि धुआं ना हो पाए। अब इस तरीके से बिठा देंगे, कुछ देर तक ना आग जलते रहेंगे इस तरीके से, जिससे कि मटका बहुत जल्दी से गर्म हो जाए। अब देखिए मटका को ढकेंगे, तो अभी ढक देंगे तो इससे आटा लगाएंगे। तो मैंने आटा थोड़ा सा गूंथ लिया है नरम करके। अब पहले इस तरीके से ना ऊपर से चिपका लेंगे। अगर आप साइड से चिपकाओगे तो ना वो लीक हो जाते हैं और इसके अंदर से जो भाप है वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से अंदर से चिपकाएंगे तो वो एकदम चिपक जाते हैं, तो और कहीं से भी लीक नहीं होते हैं और आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे कि बार बार यहाँ से स्टीम निकल जा रहे हैं, इसे आटा चिपकाना होगा। तो देखिए इसके ऊपर से जब सेट करेंगे ना तो आपस में जुट जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस कर दिया। अब जो ये बाहर निकला हुआ आटा है ना, उस तरीके से मैंने थोड़ा और आटा लगाया। अब इस तरीके से चिपका देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि नीचे से हो या फिर ऊपर से स्टीम निकल ही ना पाए। अच्छा, जैसे शहर में होता है कि चूल्हा बनाने के लिए जगह नहीं रहते हैं, तब आप क्या कर सकते हो जानते हो? आप एक तसला लेना और उसमें एकदम जलते हुए कोयला डालना, काफ़ी सारा कोयला डालना पड़ेगा और एकदम जलते हुए अंगार जैसे कोयले में आप इस तरीके से मटका को बिठा के बना सकते हो। तभी जाके ना वो फ्लेवर आएंगे जो मार्केट से हम लोग खाते हैं। और नहीं तो आप गैस में भी बना सकते हो, लेकिन गैस में वो बात नहीं आ पाते हैं जो चूल्हा में या फिर कोयले में आते हैं। तो इस तरीके से ना हमें मीडियम आंच में ही पकाना होगा, हमें बहुत सारे लकड़ी जलाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चूल्हा में ही खाना बनाते हो ना, तो जैसे ही आपका 2-3 सब्जी बन जाए उसके बाद जो आग रहते ना उसमें ही बन जाएंगे। अब जैसे ही आधा घंटा हो चुके हैं, इस तरीके से मटके को पकड़ते हुए थोड़ा सा हिला देंगे, जिससे कि नीचे जलने या फिर चिपकने की कोई चांस ही ना रहे। अभी आप देख सकते हो ऊपर से जो आटा लगाया था वो भी पकने लगे हैं और एकदम तंदूरी टाइप का बनने लगे हैं। तो हम इस आटा को देख के भी समझ सकते हैं कि मटन हमारा पक चुके हैं या फिर नहीं। तो लगभग मटन अब पकने ही वाले हैं, मतलब ज़्यादातर पक चुके हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ देर तक और पकाएंगे। तो 10 मिनट इस तरीके से पकाया, फिर से इस तरीके से हिला देंगे। तो इस प्रोसेस को हम और एक बार करेंगे कुछ देर बाद। तो अभी देखिए अब हम निकाल देंगे और इसका जो ईंट है उसे हटा लेंगे, क्योंकि इसे अभी और स्लो फ्लेम में पकाएंगे। तो ईंट थोड़ा गर्म है, तो इस तरीके से मैंने एक पेपर से निकाल लिया है। ईंट को थोड़ा साइड करेंगे। अभी देखिए इसमें एकदम अंगार काफ़ी सारे हैं। तो इस तरीके से एक लेवल में आ चुके हैं। ये देखिए एकदम गर्म है इसमें। और चूल्हे का यही खास है कि खाना बनने के 1 घंटा तक ना इसमें बहुत सारे आग रहते हैं। अब इसके अंदर ही हम बिठा देंगे, तब ना एकदम धीमे धीमे आंच में पकता रहेगा। तो इस तरीके से हम बिठा के रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। इस तरीके से ना हमें लगभग 50 मिनट तक पकाना होगा टोटल, मतलब जब से मैंने चूल्हा में बिठाया है तब से लेके 50 मिनट तक लग जाएंगे। मटन आप किसी भी तरीके से बनाओ तो आपको टाइम लग ही जाते हैं। जैसे कि भून के बनाओ तो भूनने वाला टाइम लग जाते हैं, लेकिन भुने हुए मटन का स्वाद और इस तरीके से मटके मटन का स्वाद बहुत डिफरेंस है। अगर आपने पहले खाए होंगे तो आपको मालूम है। तो इस तरीके से 5 मिनट जैसे ही हो गए ना, इस तरीके से मैं थोड़ा सा और हिला रही हूँ। अब पूरा 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बट निकाल के चेक करेंगे कि अंदर से पका है नहीं। तो इस तरीके से आटा को हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए मैंने ढक्कन खोला, अब जो खुशबू आ रहा है ना, इससे तो रहा ही नहीं जा रहे हैं। तो इसका आटा भी इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए मैंने इतना देर पकाया, कहीं से भी स्टीम नहीं निकाला। तो इस तरीके से जो हमने सील किया था, देख रहे हो किस तरीके से ज़ोरों शोरों से पक रहा है। तो थोड़ा सा एक बार मिक्स कर देंगे। तो मैं आपको मटन यहाँ पे चेक करके दिखा रही हूँ कि पक चुके हैं या नहीं। तो मटन ने हड्डी छोड़ दिया, मतलब पक चुके हैं। फिर भी मैं आपको इस तरीके से फोक से चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अंदर से पके हुए हैं। आपको मैं एक और पीस दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने एकदम सॉलिड पीस लिया है। अब देखिए आर पार हो गए, मतलब मटन अच्छे से पका हुआ है। अब जब मटन एकदम पक चुके हैं ना, इस टाइम हम डालेंगे गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने छोटी इलायची 4 से 5, लौंग और थोड़ा सा दालचीनी पीस के लिया है। तो इस तरीके से मिला देंगे और बस 1 से 1.5 मिनट तक हम और पकाएंगे। तो ढक्कन को फिर से ढक देंगे। इस बार और सील करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ना आग एकदम थोड़ा सा मैंने और बढ़ा लिया है, जिससे कि 1 मिनट ही एकदम ज़ोरों शोरों से पक जाए।
तो देखिए मैं आपको ढक्कन खोल के भी दिखा रही हूँ, अभी पकना शुरू हो चुके हैं, अभी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ, तो देखिए कैसे पक रहे हैं। अब जैसे ही हल्का सा ठंडा होने लगेंगे, यानी कि जो इसका भाप निकलने लगेंगे, तो तेल ऊपर से आ जाएंगे। तो ये देखिए तेल आने भी लगे हैं। तो ये देखिए बिना कोई मेहनत के एकदम शानदार मटन बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे बारी है सर्व करने की। अब मटके का ना इस तरीके से ढक्कन बंद करके निकालेंगे, क्योंकि बहुत भाप है। तो इस तरीके से अब देखिए मटका मटन ना मटका में ही रहने देंगे, इसे अलग से प्लेट में नहीं निकालेंगे, कि जो स्वाद है और इसमें गरम गरम जब भी ढक्कन खोलेंगे इस तरीके से खुशबू फैलते हैं। तो जब भी आपको खाना खाना है बस इस तरीके से मटके में से निकालिए और बस तुरंत खाना शुरू करिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने एक पीस निकाला और इतना खुशबू आ रहे हैं ना। आप इसकी खुशबू मैं आपको कैसे बताऊँ, इसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त और शानदार मटन बन के तैयार हो चुके हैं। आप अगर मटन पसंद करते हो ना तो इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अगर मटका मटन आपने पहले खाया है और आपको कौन से जगह का मटका मटन सबसे पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाव किचन को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी तरह तरह के मटन, चिकन और फिश की रेसिपी ऑलरेडी लाव किचन चैनल में है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मैंने दिया है, वहाँ से देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। रेसिपी और थंबनेल देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही बात आते हैं कि ये दुर्वा तो जानवर के खाने की चीज़ है, ये भी कोई इंसान के खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन आप सबको बहुत ही अच्छे से मालूम होंगे कि आयुर्वेद में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये दुर्वा के, और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो आप सब ये जानते जरूर होंगे कि ये दुर्वा के रस यानी कि जूस निकाल के ये पिए जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन इससे बनाए जा सकते हैं रेसिपी आप पूरा यूट्यूब में भी ढूंढ के नहीं पाएंगे। तो ये हेल्दी बेनिफिट कितना ज़्यादा है मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दे रही हूँ। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहते हैं इस दुर्वा में, स्किन को ग्लो करते हैं, और क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ बीमारी भरे पड़े हैं, तो इस मॉडर्न ज़माने में अगर हम लोग कंटिन्यू हफ्ते में 3 दिन भी इसका अगर जूस पिए या फिर खाने में यूज़ करें तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। विटामिन ए भी मिलते हैं और बहुत सारे ज़्यादा फायदे होते हैं। मैं अगर बोलती रहूँगी तो पूरा वीडियो इस फायदे में ही चला जाएगा, तो इसलिए आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा फ़ायदा क्या क्या होते मालूम नहीं है तो आप गूगल यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो। आप चौंक जाओगे कि इस दुर्वा में, जिसे हम लोग घास समझ के लापरवाह करते हैं, इसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, भले ही इसे हम लोग जानवर के खाने की जो घास जो जंगल समझते हैं, लेकिन इसके बिना पूजा कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो अब शुरू करती हूँ रेसिपी को कैसे बना रही हूँ। तो साफ कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 क्वालिटी के होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा असली है वो मैं आपको पहचान करा रही हूँ। ये जो मैंने लिया है पतला वाला, इससे जो कि हम लोग पूजा करते हैं, यही है देसी और असली वाला दूर। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बड़े बड़े जो प्लेट में लिया है ये वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने छत में एक बकेट में लगाया था तो इसमें यही वाला हुआ है और इससे जूस थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं साफ करना दिखा रही हूँ। इसके अंदर ना इसके बीचों बीच एक फूल निकला है जो काफ़ी हार्ड होते हैं, उसे ना ऐसे खींचने से ना एकदम आराम से निकल आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं तो इसमें फूल आ गए हैं। अगर छोटे छोटे होंगे तो फूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ कर ले रही हूँ, और यहाँ पे मुझे इतना सारा चाहिए भी नहीं है, लेकिन आपको अगर जूस पीना है तो इतना सारा आप निकाल के साफ करेंगे तो ही बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें बस फूल ही है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नरम नरम जितना है वही हमें चाहिए। इसका भी फूल मैं इसी तरीके से निकाल दे रही हूँ। तो मैं झटापट साफ करके धुल के मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे साफ कर रही हूँ, तब तक ना यहाँ पे जितना मैंने अंडा लिया है, 5 मैंने यहाँ पे अंडा ले लिया है, उसे बॉईल करने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे साफ हो जाएंगे और बॉईल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना ये एग यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर मन करे, या फिर आप वेजिटेरियन हो, आप कोई भी सब्जी में यूज़ करते हो, कोई भी आलू हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, आपको अगर अंडा में यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करके धुल लिया है और थोड़ा सा काट लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने नीचे जो डंठल थोड़ा ज़्यादा मजबूत था, हार्ड था, मैंने उसे कट कर दिया है।
और यहाँ पे आप जितना भी डंठल देख रहे हो ये काफ़ी नरम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं और एकदम नरम है, इससे रस निकलेंगे। तो इसके लिए मैं सिलबट्टा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिलबट्टा में अच्छे से रस निकल आते हैं और ये मिक्सी ग्राइंडर में इसका अच्छे से रस नहीं निकाल पाते हैं और बहुत सारा पानी ऐड करना पड़ता है तब जाके होता है, क्योंकि इसका रस हमें प्योर चाहिए। तो यहाँ पे मैं पानी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो इसी तरीके से मैं सिलबट्टा में इसका रस निकाल दूंगी। और अगर ज़रूरत समझ में आए ना तो आप 1-2 बूंद, बस 1-2 बूंद पानी डाल के आप इसका रस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो हल्का सा रस निकालना चालू हो गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रस नहीं निकालते हैं, और आप अगर देसी वाला लोगे ना, एकदम जैसे मैंने पतला वाला दिखाया था, उससे और काफ़ी कम रस निकलते हैं। लेकिन जो रस निकलते हैं, आप अगर 2 स्पून भी अगर रस उसका पी लिए ना, तो आप समझना कि आपको कोई विटामिन सिरप पीने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले लिया है और इस तरीके से मैंने हाथों से दबा के निचोड़ के इसका रस निकाल ले रही हूँ। और मुझे इस रेसिपी छोटे साइज के कप के आधी छोटी कप ही चाहिए, तो इस तरीके से मैं एक बार और इससे रस निकाल ले रही हूँ। और अगर आपको जूस पीना है ना, तो अब मिक्सी में भी पेस्ट इसका बना के थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो आराम से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा आप पी लेंगे, लगभग 1 से 1.5 गिलास पी लेंगे, तो इसमें आधी छोटी कप तक आपको रस इसका मिल जाएंगे। तो आप उस तरीके से भी आप बना के पी सकती हो, बिना मेहनत बिना झंझट के। तो इस तरीके से मैंने सारा पेस्ट कर लिया है और इसके बाद भी मैं निचोड़ ले रही हूँ। बस इतना ही काफ़ी है और नहीं करना है, एकदम मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं निचोड़ ले रही हूँ। एकदम महीन मसाला जैसे बना दूँगी ना, तो उसे निचोड़ने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आधी छोटी कप यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं अब शुरू करती हूँ रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और इसमें डाल दे रही हूँ मसाला। तो मसाले में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच अदरक ले लिया है और इसके बाद मैं ले रही हूँ लहसुन यहाँ पे 15 से 16 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा लाल लाल ये कच्चा ही मिर्चा है डाल दिया है। और एक बड़े साइज मैंने प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है। अब इससे पेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और एक छोटू सा एक टमाटर मैं डाल रही हूँ। आप टमाटर का क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हो, बड़े साइज भी ले सकते हो। अब इस मसाले को पेस्ट कर ले रही हूँ फटाफट। और लग रहे हैं यहाँ पे दही मैंने बिना खट्टे वाली 100 ग्राम ले लिया है और इसे मैं एक बार फेंट लूँगी। तो मैं यहाँ पे स्पून से फेंट रही हूँ, आप चाहे तो एक बार मिक्सी जार में दे के भी एक बार चला सकते हो, जिससे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। आप अगर दुकान जैसा परफेक्ट दही बनाना चाहते हो गाढ़ा, तो इसके लिए मैंने एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अंडा छील लिया है और इसे एक नाइफ से मैं कट का निशान लगा रही हूँ। कट कर देने से ना मसाले का फ्लेवर एकदम अंदर तक पहुँच जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब एक कढ़ाई में बिठा दे रही हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। 2 टेबल स्पून डाला है। सबसे पहले तो अंडा को फ्राई कर लेना है। तो तेल में डालने के बाद ही तुरंत ही एक बार चला देना है। और चलाने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी भर नमक डाल देने के बाद मैं 1 चुटकी भर यहाँ पे एक बार चला दिया है और 1 चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी भी डाल दिया है, जिससे कि अंडा के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ जाते, जैसे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो मैं एक प्लेट में उठा ले रही हूँ। अभी इसी कढ़ाई में मैं दे रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है और जीरा को चलाने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ 1 दालचीनी टुकड़ा करके मैंने डाल दिया है, 1 तेजपत्ती और 2 सूखा मिर्च यहाँ पे मैं तड़का दे रही हूँ। और इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार चला लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड यहाँ पे होने के बाद ही एक बड़े साइज प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे प्याज को भी फ्राई कर लेना है। कुछ भी हो, बन तो रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम लोग एग करी बनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी वही दूरवा वाली बात आ रही है कि दूरवा घास से बन रहा है, तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसे आएंगे, कड़वा लगेंगे कि कैसे। लेकिन आप यकीन मानो, आप अगर बनाओगे और आप टेस्ट करोगे तो देखना कोई भी अजीब सा या फिर कड़वा कोई भी टेस्ट नहीं आएंगे। दूरवा वाला टेस्ट इसमें पता ही नहीं चलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्जी में बना सकते हो। मसाला यहाँ पे जो पेस्ट किया था वो मैंने डाल दिया है। अब इस मसाले को तेल के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक इस मसाले में से तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और नमक बिल्कुल ही आप स्वाद अनुसार और तीखा भी बिल्कुल स्वाद अनुसार यूज़ करिए। तो यहाँ पे मिक्स करके फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा तेल छोड़ने लगे हैं, थोड़ा सा और अभी भी फ्राई करेंगे क्योंकि ये मसाला अभी तक पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है। कुछ देर होने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ दही। और दही बिल्कुल ही ये ध्यान में देना है कि दही
खट्टी वाली दही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम दही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस सब्ज़ी को पूरा खट्टा कर सकते हैं अगर खट्टे वाली दही होंगे तो यहाँ पे मैंने दही को बहुत अच्छी तरीके से नहीं फेंटा है, इसीलिए जैसे कि ये हम लोग पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, ये शाही पनीर बनाते हैं, उसमें जो टेक्सचर रहते हैं उस तरीके से मुझे बनाना था। आपको अगर एकदम प्योरी चाहिए तो आप एक बार मिक्सी में या फिर बहुत अच्छी तरीके से फेंट के भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हो गए हैं। अब लास्ट में जब मसाला एकदम भुन जाए उस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ ये दूरवा वाले रस, जिसे डालने के बाद 1 सेकेंड तो कलर चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा हरा बनाएंगे, लेकिन जैसे ये मिक्स होते जा रहे हैं तो अब देखिए अब पता ही नहीं चल रहे हैं। जैसे नॉर्मली बहुत सारे रेसिपी में धनिया वाले पत्ती का पेस्ट या फिर रस निकाल के यूज़ करते हैं उसी तरीके से सेम, लेकिन जैसे धनिया का फ्लेवर एक स्मेल आते हैं और इसमें दूरवा वाला कोई भी अजीब सा टेस्ट और ना ही स्मेल आने वाले हैं इसमें। तो इस तरीके से मसाले को बहुत अच्छे से तरीके से भून चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। और दही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो जाए। आपको अगर दही यूज़ नहीं करना है तो आप दही को स्किप भी कर सकते हो। तो मसाला जितना जार में लगा था उसमें पानी डाल के मैं डाल दे रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लगभग 1 गिलास तक पानी डाल दे रही हूँ, तो थोड़ा सा भी कम है तो डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पे डाला है और अच्छी तरीके से बॉयल होने देते हैं। जब ये थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाएंगे तो उस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ अंडा। मैं यहाँ पे दूरवा के जूस निकाल के रेसिपी बना रही हूँ। ये देख के आप बनाने से पहले आप ये सोचिए कि आप ये चाहते नहीं हो क्या कि आप खुद और आपके फैमिली मेम्बर हेल्दी रहे, तो अगर आप चाहते हो तो ही बनाना, नहीं तो मत बनाना। तो यहाँ पे ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो चुके, तो अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती। तो मुझे ग्रेवी इतना ही रखना है, धनिया पत्ती डालने के बाद मैं ऑफ कर दूंगी। इस टाइम मैं स्लो कर दे रही हूँ, और आप चाहे तो गरम मसाला इस टाइम ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आज की रेसिपी में गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये रेसिपी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ऑफ करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आप कलर देख रहे हो, नॉर्मली जैसे कि हम लोग एग करी बनाते हैं उसी तरीके से सेम टू सेम बने हैं, और जैसे टेस्ट में कलर में कोई भी तरफ से अंतर इसमें नहीं है। गर्मा गर्म एग करी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी हम सभी को बहुत पसंद आते हैं, इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मिल जाए रोटी या फिर हो पराठा या फिर हो खिले खिले बासमती राइस, कोई भी चीज़ मिले जम जाते हैं। और अभी ये एग करी देख के क्या आप या फिर कोई भी बता सकते हैं कि इसमें दूरवा वाले जूस भी मिलाए गए हैं? लेकिन इससे खाने से, क्योंकि एग बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसमें दूरवा वाला रस है, तो ये बहुत ही हेल्दी और साथ में टेस्टी भी बन गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लाभ किचन में फिर से एक यूनिक हेल्दी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मिले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, अपने खूबसूरत सा राइट हैंड आगे बढ़ाइए और कर लीजिए सब्सक्राइब। लाइक करके मेरी खुशी को कर दीजिए 2 गुना, कमेंट करके खुशी को कर दीजिए 50 गुना, और आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा खुशी का एकदम ठिकाना ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो अगले वीडियो के लिए करिए इंतजार, मैं जा रही हूँ आज। मिलते हैं अगले रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज का हमारा रेसिपी है जर्दा रेसिपी। अक्सर जर्दा जब बनाते हैं सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी वो खिले खिले नहीं बनते हैं। तो आज जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जर्दा कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमें चाहिए जर्दा वाला चावल, इसे सेला राइस या फिर गोल्डन राइस के नाम से भी कहते हैं। इस तरीके से होते हैं, हल्का सा पीला कलर में। ये बासमती चावल नहीं है, बासमती वाला चावल से जर्दा बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसलिए आप सेला राइस ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे पानी डालते हुए 4 से 5 बार बहुत ही अच्छे से धुल लिया है मैंने। तो अब इसमें पानी डालेंगे, काफ़ी सारा भर के पानी डाल के लगभग 1 से 1.5 घंटा तक के लिए ढक के रख देंगे। 2 घंटा हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 लीटर पानी डाल के मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया था। गर्म होने के बाद आप डाल दे रही हूँ लेमन येलो फूड कलर। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच फूड कलर डाल दे रही हूँ। आपको ग्रीन कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर, जो कलर पसंद है आप उस कलर से बना सकते हो। एक बार मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप चेक करके देख भी सकते हो कि कलर आपको परफेक्ट लग रहा है या नहीं। तो अब इस टाइम चावल को डाल देना है। तो ये याद रखिएगा एकदम उबालता हुआ पानी में ही हमें चावल को छोड़ना है, और चावल को ना एक बार मिक्स करते हुए पका लेंगे। 90% हमें चावल को कुक कर लेना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 90% कुक हो चुके हैं। मैं आपको ना चावल चेक करके भी दिखा रही हूँ कि कितना हमें पका लेना है चावल को। देखिए चावल पक गए हैं, लेकिन इतना आराम से मैश नहीं हो रहे हैं, तो इस पानी को हमें छान लेना है। तो अब दूसरा कढ़ाई मैं ले रही हूँ, इसमें डाल दे रही हूँ घी।
घी यहाँ पे 8 टेबल स्पून है। आप घी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन घी में बहुत ही टेस्ट अच्छा आते हैं। अब इसमें डाल दे रही हूँ 4 छोटी इलायची और 4 लौंग, और छोटी इलायची को हल्का सा कूट लिया है मैंने। तो इस घी के अंदर मैं डाल चुकी हूँ। अब इसी के अंदर मैं डाल दे रही हूँ बादाम। तो बादाम यहाँ पे लगभग 15 है और मैंने बीच में से काट लिया है। डाल दे रही हूँ लगभग यहाँ पे 20 से 22 काजू और थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल, गरी जिसे कहते हैं। और एक बार मिक्स करते हुए हमें हल्का सा इस ड्राई फ्रूट को भून लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, मैंने धुल लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। हल्का सा भूनने के बाद मैं डाल दे रही हूँ अब पिस्ता बादाम। अब डाल दे रही हूँ मैं किशमिश। किशमिश को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धुल के भिगो के रखा था। और फ्रेंड्स जितना भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लिया है, इसका क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से भून लिया है और हल्का सा खुशबू छोड़ने लगे हैं। इसे हमें लाल लाल तक करके भूनना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने छोटे कप के आधा कप पानी डाल दिया है और एक बार मिक्स कर दे रही हूँ। आप फ्रेंड्स पानी की जगह दूध भी डाल सकते हो। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी, और चीनी मैं डाल दे रही हूँ 400 ग्राम। तो आधा किलो, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि चावल हमारा आधा किलो था और चीनी यहाँ पे है 400 ग्राम। चीनी में पानी हल्का सा डालना इसीलिए पड़ा क्योंकि चीनी का हमें हल्का सा चाशनी बना लेना है। अगर पानी नहीं ऐड करती ना तो ये चाशनी नहीं, ये कैरामल बन जाते। तो हमें चाशनी बना लेना है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ पानी छान लिया हुआ चावल, और चावल को धीरे धीरे डालेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको कि चावल हमने 90% क्यों कुक किया। अगर चावल फ्रेंड्स हम 100% कुक कर लेते ना, तो यहाँ पे जब हम मिक्स करेंगे ना, तो वो चावल टूटना शुरू हो जाएंगे और टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमें खिला खिला चावल चाहिए, इसलिए आपको खिला खिला चावल ही चाहिए। तो आप 90% कुक करिए। अब इस चाशनी के साथ मिक्स्ड हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ खोया। खोया यहाँ पे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम यहाँ पे मैंने ले लिया है, और एकदम ताज़ा और फ्रेश वाले खोया लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर से छिड़क देना है। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल ही लो ही रखना है या फिर ऑफ कर देना है। थोड़ा सा टूटी फूटी मैं डाल दे रही हूँ, जिससे जर्दा का लुक चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ केवड़ा वाटर, यानी कि मीठा अदरक जिसे कहते हैं, 1.5 चम्मच। अब 1.5 चम्मच तक मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ रोज़ वाटर, गुलाब जल। गुलाब जल ऑप्शनल है। थोड़ा सा चेरी भी डाल दे रही हूँ ऊपर से। अब इसे ढक देना है और फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो करके हमें 25 मिनट यानी कि 25 मिनट तक दम पे स्लो फ्लेम में हमें कुक कर लेना है। तो इसके अंदर मैंने एक बार मिक्स कर दिया था एक बार, ताकि नीचे से जले चिपके ना। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने ढक्कन खोल लिया है और 25 मिनट यहाँ पे हो चुकी है। देख सकते हो आप फ्रेंड्स कितना ज़्यादा खिला खिला बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्लेम को, बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुके हैं हमारा जर्दा। तो चलिए सर्व कर दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा खिला खिला जर्दा कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है इसे गार्निश करने का। तो इस तरीके से ऊपर से चेरी और थोड़ा सा टूटी फूटी से मैं गार्निश कर दे रही हूँ। अब इसके ऊपर से ये जो हमारे पास जो खोया था ना, उससे एक छोटू सा रसगुल्ला जैसे हमें बना लेना है, एक बॉल्स बना लेना है और इस तरीके से ना सजा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सजा लिया है। इस तरीके से जर्दा को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेने से ना मेहमानों का दिल आप जीत लेंगे। और खाने में क्योंकि बहुत ही टेस्टी है, और मेहमान हो या फिर फैमिली मेम्बर आपका तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो जर्दा डेकोरेट करना हमारा हो चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी जर्दा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का जर्दा का रेसिपी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है आज का जर्दा की रेसिपी। लव किचन चैनल में नए हैं तो कर दीजिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब और बन जाइए लव किचन के फैमिली मेम्बर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कोई यूनिक टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेके। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ना की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। चिचिंडा तो आप बहुत ही तरीके से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन
आज जिस तरीके से हम बना रहे हैं ना, इसके स्वाद बस आपके जुबान में लगे रहेंगे और आप सोचेंगे हाँ कुछ तो अलग ट्राई किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जो लंबे साइज के चिचिंडा है इस तरीके से मैंने काट लिया है जिससे छीलने में आसानी हो। फ्रेंड्स, चिचिंडा को बिना छीले भी आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पतले जो लेयर होते हैं चिचिंडा के वो निकाल ले रही हूँ। तो सारे चिचिंडा को इस तरीके से छील लेंगे और आगे पीछे के साइड ना इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने छील लिया है और छीलने के बाद एक बार धुल लिया है। अब इस तरीके से बीचों बीच एक बार कट लगाएंगे। फिर उसके बीच भी मतलब एक चिचिंडा को 4 भाग में काटेंगे और काटने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। अब इस तरीके से सारे चिचिंडा का हमने पीसेस कर लिया है। तो चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो चिचिंडा की सब्ज़ी में बहुत भारी मसाला हम नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे पोस्तों के दाने। तो ये जो छोटे पैक होते हैं तो मैंने ये पैक ले लिया है और इसमें 2 चम्मच जितना पोस्तों के दाना है और उस दाने में से मैं आधा चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ जिसे हम पेस्ट करेंगे। साथ में ले लिया है मैं 8 काजू बादाम। अब इसमें मैं डालूँगी आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, डालेंगे स्वाद अनुसार हरा मिर्चा। अब इस मसाला को पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा पानी डालते हुए पेस्ट करेंगे जिससे ना स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखिए पानी डालेंगे नहीं तो ना पोस्तों के दाना पीसेंगे नहीं। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने बिठा दिया है कढ़ाई, डालेंगे इसमें सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों के तेल से बहुत ही अच्छे बनेंगे। आधा चम्मच डाल दिया है मैंने साबुत जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए उसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद तुरंत हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के आलू। अब अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे नमक। तो मैं पूरा सब्जी में जितना नमक डालेंगे उतना डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक लीजिए। हाफ टी स्पून ले लिया है मैंने हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे और कुछ देर तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में रखते हुए। आलू जब हल्का हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था। मसाले के साथ आलू को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला अब हल्का सा भुन चुके हैं। इस वक्त हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और मिक्स करेंगे 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अब इसमें जिस जार में हमने मसाला पेस्ट किया था उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप पानी और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने वही वाला पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हाई फ्लेम में रखते हुए 2 मिनट और भून चुके हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज टमाटर और साथ में ही डाल देंगे हम चिचिंडा को। और चिचिंडा और टमाटो एक साथ में अब पकते रहेंगे। चिचिंडा में से भी पानी छोड़ेंगे और टमाटर भी पानी रिलीज़ करेंगे। तो इसलिए एक साथ में डालने के बाद हम भुनाई करेंगे। थोड़ा सा अब हम डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 पिंच जितना मैंने डाल दिया है जिससे कलर बहुत ही अच्छा लगेंगे। और साथ में जो बाकी का 1 चम्मच जितना पोस्तों के दाना थे ना वो हम डाल देंगे इस वक्त। तो इससे क्या होंगे ना पोस्तो जब खाएंगे तो वो मुंह में थोड़ा सा लगेगा जिससे ना देखने में और खाने में दोनों का ही टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पेस्ट किया है और थोड़ा सा साबुत पोस्तों के दाना ही डालेंगे। तो इस तरीके से फ्राई करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट जितना लग जाएंगे। तो अब क्योंकि हम थोड़े से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी भर पानी, लगभग यहाँ पे 1.5 गिलास जितना पानी हमने ऐड किया है और थोड़े से चिचिंडा से पानी निकलेंगे ही तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब हम ढक देंगे फुल फ्लेम में रखते हुए 5 मिनट के लिए। लेकिन उसके बीच आप एक बार ज़रूर ढक्कन खोल के देख लीजिए। अगर आपको लगे कि कम पड़ रहा है थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। तो पूरा 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक बार ढक्कन खोल के ना 2 से 3 आलू मैश कर दिया है जिससे ग्रेवी का थिकनेस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम हम फ्लेम को स्लो कर देंगे जिससे ना पूरा जितना कलर है वो उभर के बाहर की तरफ आ जाए। ये देखिए चिचिंडा और आलू बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो मैंने कर दिया है फ्लेम को स्लो फ्लेम में कुछ देर रखते ही देखिए कैसे रंग उभर के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी। तो चलिए गर्मा गर्म परोस देते हैं।
तो ये देखिए बहुत ही हल्के मसाले से बहुत ही स्वादिष्ट चिचिंडा की सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसके साथ आप रोटी खाओ या फिर चावल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। क्या आपको भी चिचिंडा की सब्जी अच्छे लगते हैं, और अगर हाँ तो किस तरीके से बने हुए चिचिंडा की सब्जी आपको पसंद है, कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको किस तरीके से बने हुए सब्जी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए है और आप हर रोज़ नया से नया रेसिपीज़ देखना चाहते हो, तो लव किचन चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, जाते जाते एक लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। से एक रेसिपी बनाऊंगी, तो चलिए अदरक और गुड़ से कैसे बना सकते हैं रेसिपी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक 100 ग्राम और ले रही हूँ गुड़ यहाँ पे 200 ग्राम। तो 200 ग्राम या फिर आप 250 ग्राम तक यहाँ पे गुड़ ले सकते हो। बस यही दोनों चीज़ मेन जो हमें चाहिए इस रेसिपी में। तो सबसे पहले ना मैंने अदरक को काट के एकदम छील लिया है। देखिए ये छोटे वाले मिक्सर का जार इस तरीके से भर चुके हैं, हल्का सा खाली है। आप इससे भी मेज़रमेंट कर सकते हो कि कितना अदरक हमें चाहिए। तो इस अदरक को हम एकदम बारीक बारीक पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अदरक का पेस्ट कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये 200 ग्राम गुड़ को ही ना हम थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे, चाहे तो ग्रेट करें। इस तरीके से काट लेने से ना गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हल्का सा काट लेंगे। तो इस तरीके से सारे गुड़ को मैं इस तरीके से काट लूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है सारे गुड़ को। तो अभी चलिए एक पैन बिठा चुकी हूँ, इसमें डाल दूँगी गुड़। गुड़ को एक दो बार चलाएंगे। अभी देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब एक बार मिक्स कर देंगे जिससे कि गुड़ जल ना पाए। गुड़ को पकाने के लिए या फिर पिघलाने के लिए ना हमें अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से चला देंगे बस। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून धनिया के पाउडर और यहाँ पे अदरक का पेस्ट। तभी देखिए लगभग ना मीडियम कप के आधा कप तक अदरक का पेस्ट है। मिक्स करेंगे और इस टाइम फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, जिससे कि गुड़ या फिर अदरक कुछ भी जल नहीं पाए। मिक्स करते हुए पकाएंगे कुछ देर तक। अब कुछ देर तक जैसे ही पक जाए ना, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 5 टेबल स्पून मेथी का पाउडर। मेथी को मैंने मिक्सर जार में पाउडर कर लिया है, उसके बाद मैंने चाल लिया है। अब इस तरीके से मिक्स करके ना मिला देंगे। तो अभी तक आप समझ नहीं पाए हो या फिर आप सोच में पड़ गए हो कि ये बन क्या रहे हैं, तो आज हम इससे एक अनोखा चीज़ बनाएंगे जिससे खा के ना हमें कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, या फिर इसे आप कह सकते हो इम्यूनिटी बूस्टर आप कह सकते हो। तो अभी आप देखिए इसमें और भी कुछ ऐड होने वाले हैं। तो देखिए पकते पकते हल्का सा गाढ़ा हो चुके हैं। अभी ना अदरक का खुशबू भी छोड़ने लगे हैं। अदरक का जो पके हुए अदरक का एक खुशबू है वो आ रहे हैं। इस टाइम मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून से हल्का सा ज़्यादा है काले नमक। नमक का स्वाद अपने अनुसार है, काले नमक डालने से ज़्यादा टेस्टी बनते। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो 2 चम्मच एकदम भरे हुए 2 चम्मच का मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको लगे कि इतना ज़्यादा तीखा आप खा नहीं पाएंगे तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो अब मिक्स करेंगे। अभी ठंडी का मौसम बस ख़त्म ही होने वाले हैं, और इस सीज़न में जब मौसम चेंज होते हैं ना, तो अक्सर ऐसे होते हैं कि खांसी जुकाम तरह तरह की बीमारी आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप बना के खाएंगे ना, तो आपको कोई भी मौसमी वाला बीमारी आपको हो नहीं पाएंगे। तो ये देखिए अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से ना पेस्ट करने के बाद में ना कभी कभी रह जाते हैं अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, तो इन टुकड़ों को हम फेंक देंगे, नहीं तो ना फंगल लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पकाना होगा। अब बारी है इसे स्लो फ्लेम करके पकाने की। जब तक पकते पकते गाढ़ा ना हो जाए तब तक पकाएंगे। तो फ्लेम अगर स्लो रहेगा तो अच्छे से पकता रहेगा, और अगर हाई रहेंगे ना तो ये गुड़ जल जाएगा और बहुत ही कड़वा टेस्ट आएंगे। जब तक इस तरीके से स्लो फ्लेम में पक के गाढ़ा होंगे ना, तब तक ना आप एक काम कर लीजिए, लव किचन को ना तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपीज लाती रहती हूँ हर रोज़। अगर देखना चाहते हो तो कर लीजिए लव किचन को सब्सक्राइब। तो आपने देखा आपके सब्सक्राइब करते करते ही हो गए हैं, एकदम सूख के एकदम गाढ़ा हो चुके हैं। जैसे नॉर्मली च्यवनप्राश होते हैं उतना ही गाढ़ा हमें कर लेना है। बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब इसे छोड़ देंगे 1 घंटा के लिए।
तो आप एक बार चेक कर लेना आधा घंटा में ही ये परफेक्ट पका है या नहीं, यानी कि इसका शेप बन सकते हैं नहीं। इसे चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें इस तरीके से कुछ बूंद गिराइए। इसके बाद ना हाथों से इस तरीके से गोला शेप दीजिए, कोई भी शेप। अगर इकट्ठा होके कोई शेप में आ रहा है तो हमें समझना है कि एकदम परफेक्ट है। ये देखिए लड्डू जैसे बन गए हैं और पानी में घुल मिल नहीं जा रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं पका होगा ना तो वो पानी में घुल जाएंगे। तो मैंने छोड़ दिया था 1 घंटा के लिए। अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सूखे ना एकदम चिपचिपापन हो गए हैं। बस इतना ही हमें कर लेना चाहिए था। और मैंने पैन में इसीलिए रखा ताकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो हल्का सा हम गर्म कर लें और इसे आसानी से चुरा सकें। तो हाथ में इस तरीके से गोला गोला करेंगे। आप इसे कोई भी शेप में दे सकते हो। और जैसे मैंने थोड़ा सा आप लिक्विड रख के ना च्यवनप्राश के जैसे भी खा सकते हो, चम्मच में 1 चम्मच भर के खा सकते हो। इस तरीके से लड्डू बना सकते हो, जैसा भी शेप है आप दे सकते हो। और जितने बड़े साइज का आप लड्डू खा पाएंगे, क्योंकि इसमें काली मिर्च है तो हल्का सा तीखापन है और मेथी के दाना डालने से ना हल्का सा एक कड़वाहट आते हैं। और मेथी के दाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये तो आप जानते ही हो। अगर आप कड़वाहट को हटाना चाहते हो, बस खांसी जुकाम के लिए बनाना चाहते हो, तो इसमें आप मेथी के दाना स्किप कर सकते हो। लेकिन मेथी के दाना डालने से फ़ायदा बहुत ही बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा एक कड़वाहट आएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मैं शेप दे रही हूँ। बस लड्डू जैसे बनाया उसे लंबा किया और दोनों हथेली से हल्का सा प्रेस किया। अब बस अंगूठे से इस तरीके से दबाएंगे, बस डिज़ाइन कंप्लीट। तो इस तरीके से मैं ना कुछ बड़े साइज का बनाऊंगी और कुछ छोटे छोटे साइज का बनाऊंगी। तो बहुत टाइम होता है ना कि इतना बड़ा हम नहीं खाएंगे या फिर खाना नहीं है, छोटे साइज का होता तो सही रहता है। तो कुछ बड़े साइज और कुछ छोटे साइज मैं इस तरीके से अलग अलग बना के ले रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सारा बना लिया है इस तरीके से। और ये डेकोरेट करते करते बन गया है। अब ये एप्पल लग रहा है या फिर क्या, आप ही कमेंट करके बताना कि ये बना क्या चीज़ है। और एक बात है कि अगर इसे शेप देने में हाथ में चिपचिप करे तो आप हाथ में थोड़ा सा तेल या फिर घी या फिर आप पानी लगा के इस तरीके से शेप दे सकते हो, तो हाथों में चिपचिप नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने पैन में रखा था, अगर आपको लगे कि पैन से छूट नहीं रहे हैं तो पैन को हल्का सा गर्म कर लीजिए, तो आसानी से सारे ये छूट जाएंगे। और फिर आप 2 दिन के लिए अच्छे धूप में रखिए तो एकदम कड़क हो जाएंगे, यानी कि हार्ड हो जाएंगे और जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखिए तो बहुत दिन तक चलेंगे। आज की रेसिपी क्या हेल्पफुल रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके बताइए। लव किचन को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।